दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज़ मी साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन। सो कैसे हो दोस्तों? आज की वीडियो लेकर आई हूँ, खान सर की वीडियो है और इस वीडियो का टाइटल तालिबान के ऊपर है। वीडियो को देखते हैं, इम्पैक्ट ऑफ तालिबान ऑन इंडिया। इस वीडियो को आज हम देखेंगे, रिएक्शन देते हैं, जानते हैं कि क्या तालिबान का जो है वो इफ़ेक्ट पड़ेगा इंडिया के ऊपर। सो बिना देरी के चलते हैं, सो वीडियो की तरफ रिएक्शन देते हैं। सो हियर वी गो। जय हिंद। अफगानिस्तान के 85% एरिया पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। अब ये तालिबान क्या है, इसके आने से क्या असर पड़ेगा और ये एशिया में काफ़ी इम्पैक्ट डालेगा। रूस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, ईरान, इन सब के इंटरेस्ट इससे जुड़े हुए हैं। तो इसको समझने के लिए तालिबान और अफगानिस्तान इंडिया रिलेशन टोटल इसको अच्छे से समझने के लिए हम 100 साल पीछे चलते हैं। आज से 100 साल पीछे चलते। देखिए 1999 में अंग्रेज़ों ने अफगानिस्तान को आज़ाद कर दिया। उस समय भारत और अफगानिस्तान की सीमा लगती थी, क्योंकि पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। डूरन रेखा से अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया। अंग्रेज़ों को अफगानिस्तान से कुछ खास मिल नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पहाड़ और रेगिस्तान थे यहाँ पर। तो 1919 में जैसे ही अफगानिस्तान आज़ाद हुआ, अफगानिस्तान में राजशाही आ गई और वहाँ पे शाह वंश का राजशाही चलने लगी। शाह वंश के अंतिम राजा जो हुए वो मोहम्मद ज़हीर शाह हो गए। ज़हीर शाह 1973 में बीमारी का इलाज करने के लिए अफगानिस्तान से इटली गए। जैसे ये इटली गए तो इन्हीं का सेनापति दाऊद खान ने इनका तख्ता पलट कर दिया और खुद को क्या घोषित कर दिया कि यहाँ का प्रधानमंत्री। और इसने कहा कि यहाँ संविधान लागू होगा। तो लोगों को लगा कि नहीं भैया, चलो राजा से तो अच्छा संविधान लागू होगा। लेकिन इसने जब 1977 में अपना संविधान लागू किया तो इसने सिंगल पार्टी की स्थापना कर दिया। खुद को कहा कि भैया हम ही प्रधानमंत्री रहेंगे। ज़हीर खान ने, क्योंकि उस समय ये तो सेनापति था, कहा कि हम ही विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, काउंसिल जनरल सब चीज़ अपने घोषित कर दिया। तो जनता इसके शासन से ऊब गई, जिस वजह से जनता ने विरोध कर दिया। इस विरोध को कहते हैं शोर रिवॉल्यूशन। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछता है, शोर रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? अफगानिस्तान से। जैसे पूछता है चुड़ैलों का धावा फ्रांस से, वास्तिल दुर्ग का पतन फ्रांस से, टेनिट कोट फ्रांस से, बोस्टन चाय पार्टी अमेरिका से। उस टाइप का कभी कभी ये छोटे एग्जाम में ये पूछ देता है। तो 1978 में शोर रिवॉल्यूशन हुआ। वहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया कि भैया ये गलत है। और इस विद्रोह का नायक जो था वो नूर मोहम्मद तारिकी था। और इस विद्रोह में नूर मोहम्मद तारिकी को सफलता मिल गई। उसने दाऊद खान को रिप्लेस कर दिया और यहाँ का प्रेसिडेंट बन गया नूर मोहम्मद तारिकी। नूर मोहम्मद तारिकी को फुल सपोर्ट था रूस का। और अफगानिस्तान में रूस यानी उस समय यूएसएसआर था, जिस वजह से नूर मोहम्मद तारिकी पर यूएसएसआर का प्रभाव पड़ा। यूएसएसआर यानी वो उस समय कम्युनिस्ट देश था। कम्युनिस्ट किसी धर्म को नहीं मानते हैं, जिस वजह से इसका प्रभाव अफगानिस्तान में भी देखने लगा। नूर मोहम्मद तारिकी यूएसएसआर के प्रभाव में आकर अफगानिस्तान का मॉडर्नाइजेशन करने लगे। वहाँ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेक्निकल स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह को खोलने लगे। और इन्होंने क्या किया, मॉडर्नाइजेशन के ही दौर में महिलाओं की शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया। मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ उन्होंने कहा कि बुर्का पहनना कंपलसरी ना हो के वो नॉर्मली रहे, जो लड़कियाँ जैसा ड्रेस पहनना चाहें वो पहन सकती है। अब वहाँ पर ज़्यादातर जनसंख्या मुसलमान थी, जिस वजह से इसका विरोध होने लगा। इसी बीच में इन्होंने क्या किया, सोशलिस्ट रिफॉर्म को लाते हुए, समाज की भलाई को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है उससे कुछ ज़मीन लेकर गरीबों को या जिनके पास ज़मीन नहीं है उन्हें दान दे दिया जाए। ऐसे ही जैसे विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन में किया था। इसका अफगानिस्तान के मुसलमानों ने विरोध किया, क्योंकि अफगानिस्तान में ये मान्यता है कि ऊपर वाला ही है जो जिसको अमीर बनाता है या गरीब बनाता है। यानी मुकेश अंबानी को ऊपर वाले ने अमीर बनाया है और पाकिस्तानियों को भिखारी बना दिया है। ये ऊपर वाले की ही मेहरबानी है। तो इसका विरोध अफगानिस्तान में बहुत भयानक हुआ। अब अमेरिका चाहता था, अमेरिका और रूस में उस समय कोल्ड वार चलता था, दोनों एक दूसरे की वर्चस्व को ख़त्म करना चाहते थे। तो अमेरिका ने क्या किया, अफगानिस्तान को डीस्टेबलाइज करने के लिए यहाँ के मुसलमानों को कहा कि देखो तुम्हारा मजहब खतरे में है, तुम अपने मजहब के लिए लड़ो। मजहब के लिए लड़ने के लिए इसने मुजाहिदीन तैयार किया। मुजाहिदीन उसे कहते हैं जो मजहब के लिए लड़ाई करता है। तो अमेरिका ने, सोचिए, अमेरिका ने अफगानिस्तान में मुसलमानों को मुजाहिदीन बनने के लिए मजबूर किया और पैसा दिया रूस से लड़ने के लिए। इसी बीच अमेरिका ने क्या किया, नूर मोहम्मद तारिकी के जो विदेश मंत्री थे हफीजुद्दीन अमीन, उसको CIA के एजेंट भेज के अपने में मिला लिया। अब सोचिए, किसी देश का विदेश मंत्री दूसरे देश के इशारे पर काम कर रहा है तो क्या होगा। नूर मोहम्मद तारिकी के विदेश मंत्री हफीजुद्दीन को अमेरिका ने सख्त आदेश दिया कि अफगानिस्तान में जितना भी इस्लाम विरोधी चीज़ें हैं मॉडर्नाइजेशन को बहुत तेज करो। तो इसने मॉडर्नाइजेशन को बहुत तेज कर दिया, जिस वजह से अफगानिस्तान में ये मुजाहिदीन भड़कने लगे और ये कहने लगे कि हमारा मजहब खतरे में। और इसमें नूर मोहम्मद तारिकी और रूस एक और रह गए और ये भड़काने में आगे बढ़ गया। इनको हथियार और पैसा अमेरिका प्रोवाइड कराने लगा। सोचिए,
ये अमेरिका ही है जो ग्लोबलाइजेशन लेवल पे आतंकवाद को लेके चला गया। अब यहाँ अफगानिस्तान है, इसको पैसा देंगे कैसे? तो इसमें मिल गया पाकिस्तान। ये साले सब भिखारी तो शुरू के हैं सब। अफगानिस्तान में यहाँ से पैसा जाने लगा, वहाँ पे जितने मुजाहिदीन थे उन्हें अफगानिस्तान से पाकिस्तान लाकर ट्रेनिंग दिया जाने लगा। उन्हें पैसा, ट्रेनिंग सब अब पाकिस्तान से पहुँचाए गए। बदले में पाकिस्तान को भीख के रूप में हमेशा जैसे पैसे मिल जाते थे मिल जाया करते थे। अफगानिस्तान का करियर बर्बाद हो गया, उससे क्या मतलब है? अमेरिका ने इसी सिलसिले में क्या किया, सऊदी अरब से भी लोगों को भेजा अफगानिस्तान में, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आप सुने होंगे ओसामा बिन लादेन का। अमेरिका की मीटिंग हुई थी ओसामा बिन लादेन के साथ, यहाँ जाके किसे मारना है? यूएसएसआर को भगा देना है। यहाँ नूर मोहम्मद तारिकी की सरकार को क्या कर देना है? गिरा देना है। और यहाँ पर क्या करना है? इस्लाम को, मतलब इस्लामिक चीज़ों को लाना है। अब इस वजह से यहाँ पर आतंकवाद बढ़ने लगा। अमेरिका ने अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स को भी क्या कहा, इसके खिलाफ भड़काना चालू किया। स्टूडेंट्स को वहाँ की भाषा में तालिब कहा जाता है। तालिब यानी स्टूडेंट है। इन स्टूडेंट में उमर नाम का जो स्टूडेंट था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उग्र विचारधारा का था, बहुत ज़्यादा मारकाट में आगे रहता था। अब ओसामा बिन लादेन का अमेरिका से दुश्मनी कैसा हो गया ये अलग टॉपिक है, लेकिन हुआ क्या था कि जब सद्दाम हुसैन और कुवैत के बीच में युद्ध चल रहा था तो अमेरिका जो है सद्दाम हुसैन पर हमला करने के लिए सऊदी अरब की ज़मीन से उड़ान भरता था। तो ओसामा बिन लादेन ने कहा कि सऊदी अरब, मक्का मदीना ये पवित्र भूमि है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो अमेरिका के दबाव में आके सऊदी अरब ने ओसामा बिन लादेन को भगा दिया, जिस वजह से ओसामा बिन लादेन खुद अमेरिका के 9/11 हमला कर दिया 26 यहाँ पर। और उसके बाद अमेरिका को समझ में आ गया। मेन टॉपिक पर हम लोग आते हैं। देखिए, ओसामा बिन, ये अमेरिका और रूस उस समय एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, वर्चस्व की लड़ाई। और दोनों ने किस तरह से कांड किया ध्यान से समझिए। ये है ईरान। ईरान इसी समय 1979 में दो जगह पर मॉडर्नाइजेशन चल रहा था। ईरान में अमेरिका का प्रभाव आ गया और यहाँ पर उसने मुसलमानों को मॉडर्नाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, शराब, बियर बार, अय्यासी सब चालू करा दिया यहाँ पर। और यहाँ पर कहा कि भैया ये मॉडर्नाइजेशन के लिए ज़रूरी है। तो इसको काउंटर करने के लिए इधर से रसिया जो है ये अफ़गानिस्तान में घुस गया नूर मोहम्मद तारिकी के थ्रू कि तुम यहाँ मॉडर्नाइजेशन करो। लेकिन अमेरिका को देखिए, जो अमेरिका ईरान में पश्चिमी सभ्यता थोप रहा है, वही अमेरिका अफ़गानिस्तान के मुसलमानों को कह रहा है कि तुम्हारा धर्म रूस बर्बाद कर रहा है मॉडर्नाइजेशन करके। अब सेम काम रूस कह रहा है ईरान के लोगों से कि तुम्हारा मजहब खतरे में पड़ रहा है। तो ईरान में भी रिवोल्यूशन हो गया और अफ़गानिस्तान में भी हो गया सेम 1979 में। ईरान के लोग कहें अमेरिका भागो, हमारा कल्चर ठीक है। और यहाँ पर जो थे अफ़गानिस्तान में, वहाँ पर उन लोगों ने भगा दिया। अमेरिका ईरान में जब लात खाया तो ईरान वाले को कहने लगा कि आतंकवादी है, लेकिन यही अमेरिका यहाँ पर अपना पैसा भेजता था। और रूस जो अफ़गानिस्तान में लात खाया तो वो अफ़गानिस्तान में लोगों को आतंकवादी कहने लगे। मतलब अपने फ़ायदा के लिए पूरी दुनिया में आतंक मचा दो। ईरान रिवोल्यूशन सक्सेस हो गया और अमेरिका को यहाँ से भागना पड़ गया वापस। अब अमेरिका को डर इस बात का था कि ईरान से हम तो हार के आए हैं, यहाँ अगर रूस का दबदबा हो जाएगा तो यह बात अमेरिका के लिए ठीक नहीं थी। इसलिए अमेरिका चाहता था कि अफ़गानिस्तान में भी विद्रोह हो जाए। अब रूस हर हाल में इस विद्रोह को दबाना चाहता था। इसलिए नूर मोहम्मद तारिकी जो थे, ये नूर मोहम्मद तारिकी ये जब यहाँ रूस गए स्थिति को समझने के लिए, तो रूस ने इन्हें समझाया कि देखो ये मुसलमान जो है वो भड़क चुके हैं, तो मुसलमानों को शांत रखना अभी फ़िलहाल ज़रूरी है, इसलिए तुम मॉडर्नाइजेशन को धीमा रखो। तो ये मॉडर्नाइजेशन को तो धीमा रखते। और इन्होंने कहा कि देखिए हफीजुद्दीन अमीन हमारा बात नहीं सुनता है, खुद मेरा विदेश मंत्री है। तो रूस ने उनसे कहा कि इसको हटाओ पद से, ये अमेरिका का एजेंट है। लेकिन ये बात जब नूर मोहम्मद तारिकी जब लौट रहे थे अफ़गानिस्तान, तो उससे पहले ही अमेरिकी की खुफिया एजेंसी इसको हफीजुद्दीन अमीन को बता दिया कि ऐसा ऐसा कांड होने वाला है, तुम्हें हटाया जाएगा। जैसे इनका फ्लाइट लैंड किया, ये घर गए, उनको विथ फैमिली मार दिया और वहाँ पर शासन किसका हो गया? हफीजुद्दीन अमीन का। अब यहाँ पर एक तरह से देखिए तो ईरान, तो अमेरिका भले ईरान से चला गया, लेकिन अमेरिका का ही एजेंट अफ़गानिस्तान में बैठकर शासन करने लगा। तो ये अमेरिका के लिए तो अच्छा था, लेकिन रूस के लिए ये सही नहीं था, क्योंकि रूस की सीमा उस समय यहाँ तक लगती थी, अफ़गानिस्तान तक लगती थी। क्योंकि रूस उस समय USSR यानी सोवियत संघ था, जो आज 15 देशों में टूट गया। इसलिए मजबूरी में रूस को हमला करना पड़ा।
और 25 दिसंबर 1979 को यानी इस साल के अंतिम समय में इसने क्या किया, थल सेना लेकर घुस गया कहाँ पर, सीधे रूस से, ये पहले ये तो पूरा रूस था, ये पूरा रूस था, यहाँ से सीधे अफगानिस्तान में घुस गया और अफगानिस्तान में घुस के हफीजुद्दीन अमीन की सरकार को उड़ा दिया, इनको मार दिया और यहाँ पर एक एक करके सेना आगे बढ़ने लगी। रूस को लगा था कि वो अफगानिस्तान को बड़ा इजीली जीत देगा, ये रूस की सबसे बड़ी गलती साबित हुई क्योंकि अफगानिस्तान प्लेन मैदान नहीं था, पूरी तरह पहाड़ी एरिया था। यहाँ पर सेना को इतनी तकलीफ झेलने पड़ी जिसका कोई हद नहीं। अब इतनी ऊंचाई से ये लोग आ रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे भी आतंकवादी घुसे रहेंगे और इन आतंकवादियों को हथियार, पैसा, ये सारी चीज़ें अमेरिका के थ्रू मिल रही थी और अमेरिका ये सारी चीज़ों को अब पाकिस्तान में डंप करता था। वो आतंकवादी मुजाहिदीन पाकिस्तान आते थे और यहाँ से लेके चले जाते थे और रूस को लगा कि वो इजीली जीत जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। यहाँ पर ये जितने आतंकवादी जो थे मुजाहिदीन, इन्हें हथियार सारा अमेरिका ने दिया। मतलब ये आतंकवादी अमेरिका के हथियारों से, अमेरिका के पैसे से, अमेरिका की ट्रेनिंग पर है और हम लोग के लिए सरदर्द बन के बैठे हैं। तो रूस को यहाँ दिक्कत होने लगा, रूस की सेना दिन प दिन मराने लगी क्योंकि ये आतंकवादी जो थे ये यहीं पर पले बढ़े थे, इनको हर एक चीज़ का आइडिया था रास्ते का, वो कहाँ छुपे रहते थे मार देते थे और इनके पास लेटेस्ट हथियार था। इस वजह से रूस की थल सेना को यहाँ बढ़त नहीं मिल पाई, बड़ी बड़ी वाहनें जंगलों में और पहाड़ों पर नहीं चढ़ पाती हैं सब। तो इस वजह से रूस को लगा कि हम अपना एयरफोर्स उतार देंगे, जो रूस की सबसे बड़ी गलती साबित हुई क्योंकि पहाड़ों पर एयरफोर्स जल्दी सक्सेस नहीं हो पाती है और इसको मारने के लिए अमेरिका ने ईगला मिसाइल दे दिया था। अब ये जो स्टिंगर मिसाइल, ईगला रूस का है, स्टिंगर अमेरिका का। स्टिंगर मिसाइल बड़ा सटीक हमला करता है किसी भी जहाज के ऊपर, बस उसको इंजन की गर्मी को सूंघ के पहुंच जाता है। अब जहाज के इंजन हमेशा गर्म रहता है, यहाँ ससुरा एगो ट्रैक्टर चलता है तो उसका इंजन गर्म हो जाता है और ये ईजिली शूट करके गिरा देता है। तो रूस की जितने भी जहाज़ थे वो मारे जाने लगे। याद कीजिए कारगिल की लड़ाई में हमारा भी मिराज जहाज़ गिर गया था, MI-17 को भी मार के गिरा दिया था पाकिस्तानी आतंकवादियों ने। इस वजह से वहाँ एयरफोर्स उतना तगड़ा नहीं लड़ पाई थी क्योंकि पहाड़ों पर लड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यही हाल हो गया USSR के साथ, उसके हेलीकॉप्टर सब कोई सब मार मार गिरा दिया, सब उस पर खेलने लगा था भी कौन चीज़ है, कैसे उड़ता है, मार मार सब ध्वस्त कर दिया। तो उसकी थल सेना और वायुसेना दोनों बहुत बुरी तरह से मतलब प्रभावित हुई और अंततः रूस को लग गया कि यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, ये मुजाहिदीन के चक्कर में हमारा बहुत लोग मरा रहे हैं। वहाँ गैरबाचोव का शासन था रूस में, उन्होंने 15 फरवरी 1989 यानी 10 साल तक जो सोवियत युद्ध चला, इसमें 15,000 सोवियत सैनिक के जो सैनिक थे वो मारे गए। मुजाहिदीन इसमें खतरनाक इसलिए लड़ रहे थे, उनके पास कुछ है नहीं खोने के लिए, ना घर है, ना इंडस्ट्रीज है, ना फैक्ट्री है, ना GDP है, ना विदेश नीति है, ना कुछ है, मारो ससुरों का वहाँ पे। और अमेरिका ने उन्हें गाइडेड मिसाइल दे दिया। सोवियत अफगान वार जो था वो 1979 से 89 तक यानी 10 साल चला। इसमें आर्मी और एयरफोर्स रूस ने उतारा था, जो उसको बहुत बुरा घाटा पड़ गया। हथियार और पैसे की सप्लाई अमेरिका ने किया था यहाँ से, और ये इस पर ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट, शेल्टर, आतंकवादियों को छुपने का जगह, आतंकवादियों को अपने रिश्तेदार की तरह घर में रखना, ये सारा काम किसने किया था? पाकिस्तान ने किया था। ये रूस उसी तरह ये अफगानिस्तान में हार के गया जिस तरह से अमेरिका वियतनाम में हार के गया था। तो अमेरिका की ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार वियतनाम वार थी, और इस बार भी अफगानिस्तान में भी उसको कुछ खास मिला नहीं, और रूस के लिए ये भी बहुत घातक हो गया। हालांकि अफगानिस्तान को कोई शुरू से नहीं जीत पाया। सिकंदर भी यहाँ 3 साल तक सेना लगा के रखा हुआ था। उसकी माँ ने पूछा था कि तुम जीत क्यों नहीं पाते हो छोटे से देश को? तो सिकंदर, ऐसा कहा जाता है कि अफगानिस्तान की मिट्टी को अपनी माँ के मतलब भेंट में दिया था। तो जैसे अफगानिस्तान की मिट्टी पहुंची सिकंदर के गांव, उसके गांव में झगड़ा होने लगा। तो ऐसा कहा जाता है कि अफगानिस्तान में कभी झगड़े खत्म नहीं होगा, वहाँ खाली मारे काट वाले हैं, क्योंकि उनकी मेंटलिटी बहुत आगे तक नहीं है। वो गोली चलाओ, उन लोग के लिए GDP वगैरह मायने नहीं रखती है। तो रूस यहाँ से चला गया, लेकिन यही गड़बड़ी हो गई। रूस तो चला गया यहाँ पर। रूस के जाने के बाद ये यहाँ पर जो धार्मिक लड़ाई चल रही थी, जो मुजाहिदीन चल रहे थे, अब इन्होंने आपस में लड़ने लगे। इन्होंने अपना गुट बना लिया, 50 ठो, भैया ये 10 मोहल्ला मेरा, ये 2 जिला मेरा, ये यहाँ। अब इसमें क्या हुआ कि अफगानिस्तान में सिविल वार छूट गया, गृह युद्ध हो गया। रूस तो चला गया, अब यहाँ पर किसी का सामान लूट लो, कुछ मर्डर कर दो, डकैती कर दो, ये सारे चलने लगा। तो अफगानिस्तान के आम पब्लिक जो थे इससे ऊब गए। वो चाहते थे कि एक ऐसा लीडर मिले अफगानिस्तान के लोगों को जो अफगानिस्तान को लीड कर सके। तो इसके लिए उन्होंने देखा कि सोवियत संघ यानी रूस से लड़ाई में सबसे तगड़ा कौन भाग लिया था। तो उन्होंने देखा कि स्टूडेंट ने सबसे तगड़ा लड़ाई लड़ा था। तो अफगानिस्तान में स्टूडेंट्स को तालिब कहा जाता था। तो इस तालिब में सबसे खतरनाक जो स्टूडेंट तगड़ा था, एकदम यूनियन लीडर था, उसका नाम था उमर। तो इन लोगों ने उमर को पकड़ा। तो उमर जो था वो स्टूडेंट था, और स्टूडेंट के ही एज में यह हथियार उठा लिया और बहुत बहादुरी से लड़ा था, रूस को भगा दिया था।
हालांकि उमर का लड़ाई में दाहिनी आंख जो थी वो रूस के बम से क्या हो गई, विस्फोट से इसकी दाहिनी आंख उड़ गई थी। जब रूस चला गया तो ये जो उमर था ये मस्जिद में नमाज पढ़ाने लगा। तो मस्जिद में जब ये नमाज पढ़ाने लगा तो उमर की एक आंख तो फूट चुकी थी लड़ाई में, अब मस्जिद में नमाज पढ़ाने लगा तो नमाज पढ़ाने वाले को मुसलमानों को मौलवी या मुल्ला कहा जाता था। तो उमर जो था वो मुल्ला बन चुका था, इसलिए इसका नाम पड़ गया मुल्ला उमर। और यही मुल्ला उमर जिसकी दाहिनी आंख फूट गई थी, इसी को कहा गया कि आप तालिब का लीडर बनिए। तो इसने एक संगठन बनाया जो स्टूडेंट्स का संगठन था जिसका कहा गया तालिबान। और इस तरह से गृह युद्ध को ख़त्म करने के लिए स्टार्टिंग हुआ तालिबान का। और इस तालिबान को पहले से अमेरिका ने हथियार, ट्रेनिंग सब कुछ दे रखा था। इस तालिबान की फ़ौज ने वहाँ अफगानिस्तान में जितने छोटे छोटे कबीले ग्रुप बने थे सबको साफ कर दिया और अफगानिस्तान पर छत्र राज कर लिया पूरी तरह से तालिबान ने, जो आज है। अब तालिबान देखिएगा तो ज़्यादातर नीचे वाले एरिया में ही काबिज है, क्योंकि इनको पाकिस्तान से ही पैसे सप्लाई अमेरिका पहुंचा रहा था। इसी बीच रूस का एक स्पिन बोल्डाज एक जगह है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है, कंधार के पास। यहाँ पर रूस का सबसे बड़ा हथियारों का डिपो था जहाँ से हथियार सप्लाई होती थी। ये बात पाकिस्तान ने आतंकवादियों को बता दी। वहाँ के तालिबान वालों ने आए और इसे लूट लिए और इस वजह से अमेरिका और रूस दोनों के हथियार तालिबान के पास आ गए थे। अब कहेंगे कि कब्जा कैसे होता, 85% एरिया पे कैसे कब्जा कर लिया। आपको भी अपना एरिया कब्जा करना है तो वहाँ के पुलिस स्टेशन को उड़ा दीजिए, पुलिस स्टेशन उड़ गई, आपका एरिया हो गया, अब कौन रोकेगा आपको। अब आर्मी आएगी, अगर आर्मी से लड़ाई कर लिए तो उसी को कहते हैं सिविल वॉर यानी गृह युद्ध। अपनी ही देश की फौज से लड़ गए तो गृह युद्ध यानी सिविल वॉर हो गया, पुलिस उड़ा दिए तो आपका कब्जा हो गया वहाँ पर। तो ये हो गया अफगानिस्तान पर पूरी तरह से यहाँ पर कब्जा हो गया। लेकिन अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए जितने आतंकवादियों को बुलाया था वो अमेरिका ने बुलाया था। इसी में एक नाम था ओसामा बिन लादेन का। लेकिन ओसामा बिन लादेन अमेरिका से दुश्मनी ले लिया था, क्योंकि तुम सऊदी अरब से उड़ान भर के उसमें इराक पर हमला क्यों कर रहे हो। इस वजह से ओसामा बिन लादेन जो था वो 9/11 का हमला करके उड़ा दिया यहाँ पर 11 सितंबर 2001 को यहाँ पर, और भाग के छुप गया अफगानिस्तान में। अमेरिका ने अफगानिस्तान में कहा कि यहाँ हमको क्या चाहिए, ओसामा बिन लादेन चाहिए। तो उस समय अफगानिस्तान में भले अमेरिका के दबाव में अमेरिका के हथियारों से रूस को भगा दिया गया था, लेकिन वहाँ अमेरिका की ही वीडियो है जिसमें खान सर जो हैं वो उन्होंने काफ़ी डिटेल से और 100 ईयर्स से पहले से ही स्टार्ट करके बताया है कि किस तरह से 1947 से भी पहले का जो मतलब के टाइम था, उस टाइम पर कैसे जो है वो अफगानिस्तान जो है वो बेसिकली भारत के साथ उसका बॉर्डर लगता था, क्योंकि उस टाइम पर तो पाकिस्तान का नक्शा नहीं था। लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान और भारत एक अलग मुल्क बन गए, और जब पार्टीशन हुआ उसके बाद जो है वो फिर ये है अफ़गानिस्तान, वो पाकिस्तान का बॉर्डर बन गया, मतलब आप साथ साथ बॉर्डर बन गए। इसमें बेसिकली ये बताया जा रहा है कि तालिबान की किस तरह से यहाँ पर बेस आई, रूस का इसमें क्या रोल रहा, और जो है वो अमेरिका का क्या इसमें रोल रहा, और ईरान का इसमें क्या काम रहा, अफ़गानिस्तान का क्या रहा, पाकिस्तान का क्या रहा। सो इसमें बेसिकली इसमें जो मुझे समझ आया वो ये आया कि उस टाइम पर 70s में जो है वो एक तो मतलब कि रशिया का बहुत बड़ा, मतलब रूस का बहुत बड़ा जो है वो हाथ रहा लड़वाने में आपस में, और अमेरिका का भी, क्योंकि वियतनाम में अमेरिका थी और रशिया जो रूस है वो अफ़गानिस्तान में थी। तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे, मतलब इन लोगों ने, इनका बहुत रोल रहा अफ़गानिस्तान को और ईरान को में जो है ना वो मामला गड़बड़ करने में। और आपको पता ही है 1947 से पहले तो ये लोग ने काफ़ी सालों तक राज किया हिंदुस्तान पे भी, और फिर उसके बाद जो है वो चले गए। वो तो भला हो सरदार जो है वो बॉस जी ने जो है वो इतनी जो है वो मेहनत करके और अपनी समझदारी से जो है वो आज लोग जो सुकून से बैठे हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। सो तालिबान किस तरह बना वो हमें पता चला कि जो है उनकी आँख फूटी, और फिर उसके बाद जो है वो हमले में, और उसके बाद फिर विक्ट्री के बाद वो उनको भगा दिया रशिया को, और यूएसए भी भाग गया। फिर उसके बाद जो है वो इन लोगों की अच्छी खासी लड़ाइयाँ हुई, सारी चीज़ें पता चली। लेकिन उसके बाद जो है वो उनके ही नाम से ये तालिबान पड़ गया,
और क्योंकि तालिब का मतलब होता है तालिबे इल्म, तो तालिबान मतलब कि ये मुझे समझ नहीं आता कि ये कौन सा तालिबे इल्म है जो तालीम भी हासिल करता है, समझदार भी बनता है, साथ में लोगों को नुकसान भी पहुंचाता है। एनीवेज ये सारा चीज़ें जो है वो हमें पता चली हैं और इनकी बेस कैसे हुई, इन लोगों को किस तरह से हेल्प आउट किया गया और सारा जो भी मामला थे वो हमें इस वीडियो में देखने को मिले। लेकिन अब मेन जो है वो पार्ट 2 जो होगा खान सर की इसी वीडियो का पार्ट 2, अगर आप कमेंट सेक्शन में कहेंगे तो हम उसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे सुबह में। सो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसका पार्ट 2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उस पर हम लोग रिएक्शन ज़रूर देंगे। बाकी ये है कि वीडियो काफ़ी समझने की चीज़ें हैं इसमें हमें जो कि समझ आई। वैसे खान सर हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसा बोलते रहते हैं जो आपको पता है फ़नी वे में होता है। सो इन्होंने काफ़ी चीज़ें ऐसी फ़नी वे में भी बोली, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब कोई मोमेंट नहीं छोड़ते। अगर कभी इंसल्ट करने का टाइम आता है पाक को तो वो मतलब है कि नहीं करना नहीं चाहिए, वैसे करते हैं। चलो एज बीइंग इंडियन अगर उनको मतलब कि ये बोलकर वो अपनी इंडियन ऑडियंस को खुश करना चाहते हैं, सो ये इट्स ऑल अप टू हिम। बट ये है कि मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कहते रहते हैं हमेशा, कुछ ना कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते कि कहीं पे भी वो बोलने वाला और वैसे भी काफ़ी हद तक तो चीज़ें रियलिटी भी हैं। सो मैं यही कहूँगी कि पार्ट 2 पर हम देखेंगे जो मेन है। अब वो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में हमें सारी चीज़ें जो है वो जानने को मिलेंगी। एंड लास्ट में मैं कहती हूँ कि ये जो पहाड़ों में रूस जो है वो आया और उसने लड़ाई करने की कोशिश की, लेकिन पहाड़ों में लड़ना कोई इतना आम बात नहीं है, इतनी आसान चीज़ नहीं होती कि आप पहाड़ों में आकर लड़ाइयाँ करें या पहाड़ों में आकर आप जो हैं वो कोई विक्ट्री हासिल करें। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और अगर मतलब कि ये उन लोगों के लिए बहुत उनके हक़ में बेहतर हो गया अफ़गानिस्तान के लोगों के, और उन लोगों ने जो है वो विक्ट्री हासिल कर ली और उसको भगा दिया। बिकॉज़ उनको भी पता चल गया कि हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, मार खा के भी जाना, ऐसे ही चले जाओ वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इतने लोग तो ऑलरेडी उनके मर ही गए थे। सो खैर गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो और अब नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ऑन इंडिया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा, बाय बाय।